वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए, 12th के लेक्चर्स आपके ज़्यादा आ गए। जीओसी वाला हमने स्टार्ट किया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत परफेक्ट लेक्चर से आपकी ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप उसको जरूर पढ़ें। 11th क्लास में भी है, अगर आपके स्कूल में ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया है तो एक अच्छे लेवल की आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें मिलेगी, वो आप जरूर पढ़ें, है ना। प्लेलिस्ट है जीओसी, आपको मिल जाएगी। आई थिंक 8 से 9 लेक्चर उसमें आ चुके हैं, ठीक है। और डायरेक्ट फ्रॉम क्लासरूम है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, डायरेक्ट क्लास से आए हुए हैं, है ना। कि स्कूल में हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में कैसे पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट को कैसे पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, थोड़ा स्लो चलेगा, बहुत मज़े से अच्छे से समझ में आएगा और बहुत स्टैंडर्ड पढ़ाया हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम लेट हो गए इन शॉर्ट। तो आज हमारी लास्ट क्लास है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध की। कुछ छोटे छोटे अगर टॉपिक्स आपको लगता है ना कि मिस हो गया, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं आपको शॉर्ट्स बना के दे दूँगी। आप शॉर्ट्स जरूर देखा करो, 30 सेकेंड 40 सेकेंड अपने बिजी शेड्यूल में से निकालो और एक क्वेश्चन तैयार करो। तकलीफ क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्म में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पढ़ लिया था, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह क्लियर। आज हमारा टॉपिक क्या है जीओसी में, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है फेजान्स लॉ। फेजान्स लॉ, आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण। अब ये क्या नई चीज़ है, आयनिक यौगिक में मुझे एक्सप्लेन करना है आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण। इसको आप इंग्लिश में लिखें तो आपको फेजान्स लॉ लिखना पड़ता है ना, फेजान्स लॉ। और हिंदी में लिखे तो आपको फायान का नियम लिखना पड़ता है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे तो फेजान्स लॉ लिखो, चाहे तो फायान का नियम लिखो, बोथ थिंग्स आर सेम, ठीक है। अब देखो, फेजान्स लॉ कहता है कि आप है ना ध्रुवण को समझो, है ना। पहले आप एक टर्म एक्सप्लेन करो, ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब देखो, आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण मतलब आप मान के चल रहे हो कंपाउंड तो आयनिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना है। भाई आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म होगी ना। अब शेयरिंग कहाँ से आ गई, अब आप सहसंयोजक मतलब साझा करवा रहे हो, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, हमारा भी अष्टक पूरा है, आपका भी अष्टक पूरा है, तो बात खत्म। अब क्यों शेयरिंग होना है, तो फैन कहता है कि नहीं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड्स में जिनको आप आयनिक मान रहे हो, 100% आयनिक है ही नहीं, है ना। क्योंकि सब 100% आयनिक होते तो सबके बॉइलिंग पॉइंट सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम होते, सिर्फ वेट के हिसाब से हम बात कर लेते, थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, तो क्या है, नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। आप समझो इस चीज़ को कैसे। तो देखो, मान लो एक धनायन है, ठीक है, प्लस है ना, आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। तो मान लो एक धनायन जो भी एक ऋण आयन के संपर्क में आया, ठीक है ना, एक प्लस एक माइनस के कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है भाई। ये हमारे पास धनायन था, ये हमारे पास ऋण आयन है। तो जब एक धनायन एक ऋण आयन के संपर्क में आता है, व्हेन अ कैटायन कम्स इन कांटेक्ट विद एन आयन, हुआ क्या, तो ये प्लस है ना, प्लस के नेचर है माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब ये करे भी क्या, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, खुद का तो है, किसी और का भी उठा के लाया है, इवन इसी बेचारे का उठा के लाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है। अब बुलाने के चक्कर में थोड़ी होगी गड़बड़, है ना। इलेक्ट्रॉन को बुलाने के चक्कर में क्या हो गया, तो धनायन तो आपका ये का ही है ना, ऋण आयन जो है इसका देखो शेप बिगड़ गया, ऋण आयन जो है वो विकृत हो गया। सही कह रही हूँ मैं, जब एक धनायन एक ऋणायन के संपर्क में आता है तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस चक्कर में ऋण आयन आपका एनायन तो भाई वो थोड़ा विकृत हो जाता है। अब ये जो ऋणायन विकृत हुआ है ना, इसे हम कहते हैं ध्रुवण, है ना, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, हिंदी में लिखें तो ऋणायन का ध्रुवण, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्रुवण भी हो गया, चलो डिफॉर्म हो गया। अब तो हम कहेंगे देखो ये चीज़ थी ना, ये परफेक्ट आयनिक कंडीशन है भाई, हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ लिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम प्लस तुम माइनस और बाकी आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये क्या है, हम माइनस से तुमने वापस इलेक्ट्रॉन को बुला लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे झांसे में आ रहे, साझा करने पहुंच गए, है ना। तो ये ध्रुवण क्या कहता है कि ध्रुवण से, पोलराइजेशन से कोवलेंट कैरेक्टर आता है, सहसंयोजक गुण आता है, क्लियर। तो तुम क्या बताओगे कि भाई हम अगर एक सिंपल बात करें, है ना, जब एक धनायन ऋणायन के संपर्क में आता है, ठीक है, जब एक धनायन ऋणायन के संपर्क में आता है, व्हेन अ कैटायन कम्स इन कांटेक्ट विद एन आयन, ठीक है, तो क्या हुआ,
तो हम कहेंगे ये धनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो जब एक धनायन ऋण आयन के संपर्क में आता है तो यह ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है भाई, ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, तो हम कहेंगे इससे तो बात बिगड़ गई। चेक कर लो, बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी। इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, इससे प्रॉब्लम क्या आ गई, तो इससे आपका एनायन जो है वो डिफॉर्म हो गया, विकृत हो गया, है ना। तो हम कहेंगे जिससे ऋण आयन, एनायन जो है, जिससे ऋण आयन विकृत हो जाता है। ठीक है, और बच्चे ये जो डिफॉर्म हुआ है ना, एनायन जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, विकृत हो जाता है। इस डिफॉर्मेशन को, शेप बिगड़ने को हम कहते हैं ध्रुवण। ठीक है, तो ऋणायन विकृत हो जाता है, इसे ध्रुवण कहते हैं भाई, है ना। पोलराइजेशन ध्रुवण कहते हैं। तो पोलराइजेशन आपको क्या समझा रहा है, तो हम कहेंगे हमें तो लग रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रखे हैं, अब आप कह रहे हो नहीं इलेक्ट्रॉन शेयर है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बारी आती है तो हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड है, लेकिन जब आप शेयरिंग की बात करते हो तो हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड है। मतलब जो आयनिक था वो कोवलेंट है, बिल्कुल। तो आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण ही तो पढ़ रहे। अब फायान कहता है, यहाँ ध्रुवण के बाद की बात शुरू होती है फायान से। फायान कहता है कि देखो भाई अब ये ध्रुवण शुरू हो गया ना, है ना। अगर ध्रुवण के कारण आयनिक यौगिक में क्या हो गया, सहसंयोजक गुण बढ़ गए। ठीक है, हम आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण यानी ध्रुवण को आयोनिक पोटेंशियल से माप लेते हैं। आयनिक विभव, आयनन विभव अलग है। आयनन विभव तो था गैसीय उदासीन परमाणु, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, उसको आउट करना है, तुम कितनी एनर्जी सप्लाई करोगे, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आयनिक विभव, आयनिक विभव, इसको आयनिक पोटेंशियल, सॉरी आयोनाइजेशन नहीं, आयनिक पोटेंशियल, आयनिक विभव। ठीक है, अब फाई से बोलते हैं हम इसको। फाई क्या है, तो हम कहेंगे फाई है चार्ज ऑन कैटायन, धन आयन पर आवेश, चार्ज ऑन कैटायन, धन आयन पर आवेश अपॉन धन आयन की त्रिज्या, धन आयन पर आवेश अपॉन धन आयन की त्रिज्या। इसको हम आयनिक विभव, आयोनिक पोटेंशियल से मापते हैं, दैट इज फाई। ठीक है, धन आयन पर आवेश अपॉन धन आयन की त्रिज्या, क्या ही दिक्कत है, फाई से माप लिया आपने, है ना। अब फाई बढ़ेगा, देखो बात सुनना, फाई बढ़ेगा तो ध्रुवण बढ़ेगा। ठीक है, फाई बढ़ेगा तो ध्रुवण बढ़ेगा, और ध्रुवण बढ़ेगा तो आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। तो हम कहेंगे भाई फाई बढ़ेगा, ध्रुवण बढ़ेगा, और ध्रुवण बढ़ेगा तो आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण, है ना, सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे, उसको कोई मना कर ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब ये ध्रुवण किन बातों पर निर्भर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे देखो धनायन पर आवेश ज़्यादा होना चाहिए, धन आयन छोटा होना चाहिए, फाई अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। फाई ज़्यादा होगा, खींचाखींची ज़्यादा हो जाएगी, जो आपने ट्रांसफर कर दिया उसमें शेयरिंग शुरू हो जाएगी, शेयरिंग शुरू होती कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं। अब ये कह रहा है देखो आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण यानी ध्रुवण किन चार बातों पर निर्भर करता है। तो मैं तुम्हें 4 पॉइंट बता देती हूँ, याद कर लो, और उनसे तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फायान रूल के। ठीक है, अब देखो ध्रुवण किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो पहला पॉइंट तुम ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे, धनायन, ऐसे याद रखो, छोटा धनायन, स्मॉल कैटायन। धनायन जितना छोटा होगा सहसंयोजक गुण उतने ज़्यादा होंगे, टेंशन ही खत्म। ठीक है, और ऋणायन तो तुम लिखो बड़ा ऋणायन, स्मॉल कैटायन बिग एनायन, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन, स्मॉल कैटायन बिग एनायन। धन आयन ऋणायन पर आवेश, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, धन आयन और ऋण आयन पर आवेश। ठीक है भाई, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। और फोर्थ पॉइंट है बच्चे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। अगर ये 4 पॉइंट तुम्हें देखने को मिले तो सहसंयोजक गुण होगा। धनायन जितना छोटा होगा, ऋणायन जितना बड़ा होगा,
जब धनायन हो चाहे ऋणायन हो ना, तुम्हें लगे आवेश प्लस पे चार्ज हो चाहे माइनस पे चार्ज हो, और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चे इनर्ट गैस अक्रिय विन्यास क्या होता था? बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। बोलो, अक्रिय गैस विन्यास क्या था? बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। छद्म अक्रिय गैस विन्यास मतलब बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो हम कहेंगे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में मिलेंगे भाई, जिंक +2 में होगा, कॉपर +1 में होगा, ऐसे। ठीक है ना? तो इनमें अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तब भी आप उसको कोवेलेंट कंसीडर करोगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना? अब देखो क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं हमें चलो इसी में क्लियर करते हैं। मान लो तुमसे पूछ लिया गलनांक का क्रम बताओ। ठीक है भाई, हमारे पास दो चीजें, सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक। अब बच्चे सहसंयोजक यौगिक जो साझा करते हैं, है ना, और साझा करने के बाद बंध बना सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक। लेकिन आयनिक यौगिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से यौगिक प्राप्त हुआ तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और प्लस और माइनस के बीच में प्रबल आकर्षण होगा। बिल्कुल, है ना? तो बेटा आयनिक यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आयनिक यौगिक इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन जब हम सहसंयोजक यौगिक की बात करते हैं इनके गलनांक क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, कम होते हैं। गलनांक क्वथनांक कम, गलनांक क्वथनांक उच्च, है ना? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है गलनांक का क्रम बताओ, तो आप मुझे बता दो आयनिक कौन है और सहसंयोजक कौन है। तो मैं कहूँगी ठीक है, देखो NaCl, देखो पहले तो कॉमन फैक्टर निकालो, सब में Cl 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 है, और Cl तो माइनस होता है, वेरी तो करता नहीं है, तो हम कहेंगे चलो सब में Cl है। अब Na में Na प्लस है, Mg में Mg+2 है, Al में Al+3 है ना, Si में Si+4 है, और फॉस्फोरस में ऑक्सीकरण अवस्था तो हम कहेंगे PCl5 में P+5। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो मुझे लग रहा है धनायन पर आवेश बढ़ रहा है। बिल्कुल, धनायन पर आवेश बढ़ रहा है। और फायन का पॉइंट याद करो, फायन ने क्या कहा था? छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, धनायन या ऋणायन पर आवेश, है ना? अगर ये बढ़ेगा तो सहसंयोजक गुण बढ़ेगी। तो मैं कहूँगी हाँ भाई लेफ्ट टू राइट अगर मैं गई, है ना। और वैसे भी देखो आवर्त सारणी में अगर हम चले, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? परमाणु आकार घटता है। तो मैं कहूँगी धनायन छोटा भी हो रहा है, धनायन पे आवेश भी बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट हम कहना चाह रहे हैं कोवलेंट कैरेक्टर सहसंयोजक गुण बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये PCl5 तो मैं पूरी तरह से सहसंयोजक मान लूँ, लेकिन NaCl को तो मुझे आयनिक मानना पड़ेगा। तो मैं अच्छा ये आयनिक है, तो आयनिक का तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब गलनांक का क्रम NaCl का सबसे ज़्यादा, फिर MgCl2, फिर AlCl3, फिर SiCl4 और फिर PCl5, ऐसा रहेगा। ये बात समझ में क्यों? तो हम कहेंगे पेज़ांस रूल के अकॉर्डिंग तो ठीक है, क्लियर। अब फायान क्या कहता है कि देखो आपको अगर सहसंयोजक गुण पता चल रहा है, आयनिक गुण पता चल रहा है, तो आप मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कलर इंटेंसिटी की बात करूं, है ना, कि भाई AgF तो है कलरलेस, ठीक है, रंगहीन मान लो, है ना, इसका कोई कलर नहीं है। AgCl आपका व्हाइट पिपिटी होता है ना, तो हम कहेंगे ठीक है ये श्वेत है। AgBr तो भाई ये हल्का पीला है, लाइट येलो। और अगर मैं AgI की बात करूं तो ये गहरा पीला है, डार्क येलो, ठीक है। तो भाई ये कलर में इतना फर्क क्यों आ रहा है? कलर लेस है, वाइट है, लाइट येलो, डार्क येलो। तो तुम्हें अपना जवाब देना है कि भाई रंग की तीव्रता, कलर इंटेंसिटी, देखो व्हाइट से थोड़ा येलो हुआ और येलो से डार्क येलो हुआ, व्हाइट से येलो हुआ, येलो से डार्क येलो हुआ। तो हम कहेंगे हाँ रंग की तीव्रता जो है वो सहसंयोजक लक्षण कोवेलेंट कैरेक्टर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जो सबसे ज़्यादा सहसंयोजक होगा उसका रंग भी ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे हाँ AgF, AgCl, AgBr, AgI चेक करो। अगर मैं लिखूँ AgF, AgCl, AgBr और AgI, अगर मैं इसमें चेक करूँ तो तुम्हें क्या लग रहा है? Ag सब में सेम है, बोलो Ag सब में सेम है, छोड़ो, है ना। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऋणायन का आकार, बोलो आवर्त सारणी में फ्लोरीन के नीचे आता है क्या क्लोरीन?
है ना। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन, उसके नीचे आयोडीन, तो मैं कहूँगी भाई एनायन साइज तो बढ़ रहा है, ऋण आयन का आकार तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा था छोटा धनायन बड़ा ऋणायन, ऋणायन बढ़ गया तो सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे, तो सहसंयोजक गुण तो बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो AgF, AgCl, AgBr, AgI सर्वाधिक सहसंयोजक, सहसंयोजक सारे, लेकिन ज्यादा सहसंयोजक कौन है, तो भाई AgI सबसे ज्यादा सहसंयोजक है। आगे बात समझ में, क्यों, तो हम कहेंगे ऋणायन जितना बड़ा होगा वो पोलराइज्ड हो जाएगा, वो ध्रुवित हो जाएगा, वो शेयरिंग में चला जाएगा, भाई मेरे को तो नहीं रखना इलेक्ट्रॉन, है ना, तो मैं शेयर करवा लेता हूँ, शेयर करते गड़बड़ शुरू हो जाती, कोवेलेंट शुरू हो जाता है, ऐसे, ठीक है। फिर मान लो तुमसे कुछ और पूछ ले, मान लो हम कहें कि भाई चलो आपके पास ये वाला एग्जाम्पल है, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड, ठीक है। तो आवर्त सारणी का वैसे सबसे बड़ा धनायन कौन है, सीजियम प्लस है। फेजांस रूल लगाओ, तो हम कहेंगे अप टू डाउन जाएंगे तो ऋण आयन का आकार तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर सीजियम वाले केस में अप टू डाउन जा रहे हैं, भाई सीजियम सीजियम कॉमन है, देखो आंसर सीजियम से तो नहीं निकलना है, जो क्वेश्चन सबको ही आता है, तो सिलेक्शन उससे तो डिसाइड नहीं होगा, ये तो सब नहीं कर लिया, है ना, जो चीज डिफरेंट है उससे डिसाइड होगा, तो हम कहेंगे सीजियम तो सबके पास है, इसको छोड़ो, ठीक है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे बड़ा ऋणायन मतलब सहसंयोजक, तो भाई सहसंयोजक गुण, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो हम कहेंगे वो भी बढ़ रहे, सहसंयोजक गुण बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो मान लिया सहसंयोजक गुण बढ़े, अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो डाउन जाएगा, गलनांक क्वथनांक, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, सहसंयोजक के तो कम होते हैं, गलनांक क्वथनांक कम, ठीक है, बात तो ये भी सही है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपके डाउन चले गए, ठीक है। अब विलेयता की बात करो, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा फ्लोराइड विलय होना चाहिए, क्योंकि ऋणायन का आकार बढ़ा, बड़ा ऋणायन सहसंयोजक को सपोर्ट करेगा, गलनांक कम, क्वथनांक कम, आयनिक गुण कम, तो जल में विलेयता, तो आप बोलो जल में विलेयता जो है वो घटेगी, है ना। क्यों घटेगी, तो फिर बात कर लो, सहसंयोजक है ना, सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे, इसका मतलब आयनिक लक्षण, आयनिक गुण कम हो जाएंगे, तो आयनिक यौगिक पानी में घुलता है ना, सहसंयोजक थोड़ा ना घुलता है, तो सीजियम आयोडाइड क्या हो गया, न्यूनतम विलेय, और सीजियम फ्लोराइड क्या हो गया, तो हम कहेंगे मोस्ट सोल्यूबल, क्लियर है ना। तो ये भी आपका केस है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई फेजांस रूल जो है वो आपको कैसे मदद करता है। फेजांस रूल आपको दे देता है कि भाई आयनिक है कि ज़्यादा कोवलेंट है, कोवलेंट ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर वाले क्वेश्चन सारे उससे सॉल्व करो, आयनिक है तो सारे ज़्यादा ही है, कोई टेंशन नहीं है, कलर इंटेंसिटी को छोड़ के, ऐसे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया, अच्छा एक क्वेश्चन आपका और बनता ना भाई, वो भी तो करें। देखो एक क्वेश्चन और बनता है आपका, NaCl और CuCl में कंपैरिजन, आपसे पूछे कि इन दोनों में आयनिक कौन है, NaCl आयनिक है कि CuCl, तो मैं कहेंगे Na+Cl- है, इधर भी कॉपर +1 है, धातु है और Cl- है ना, धातु अधातु आयनिक बंद होना चाहिए, तो हम कहेंगे आयनिक तो सारे ही होते हैं, प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा आयनिक कौन है, कम आयनिक कौन है, अब ये और मुसीबत है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई कॉमन चीज़ को छोड़ दो, उससे आंसर डिसाइड नहीं होता, तो Na+ है ना, Na+ का विन्यास है 2 8, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉपर प्लस देखने गई तो मुझे लगा कॉपर प्लस, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक तो 29 होता है, एक कम भी कर दो तो 28 है ना, तो 2 8 18, तो 18 से कुछ याद आया, बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन मतलब, तो मैं कहूँगी ये तो स्यूडो इनर्ट गैस है, छद्म अक्रिय गैस विन्यास है कि नहीं, जिस तत्व के, जिस आयन के बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, तो स्यूडो इनर्ट गैस है। अब अगर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, छद्म अक्रिय गैस विन्यास है, इसका मतलब ये तो सहसंयोजक है, बिल्कुल। कॉपर क्लोराइड जो है बच्चे, उसको क्या मानना है, सहसंयोजक, और NaCl क्या है, तो आयनिक है भाई, चेक कर लो,
है ना। तो आपसे सवाल पूछे कि भाई NaCl आयनिक है, तो बिल्कुल है। और कॉपर क्लोराइड कोवलेंट है, तो बिल्कुल है ना। NaCl आयनिक है, जबकि कॉपर क्लोराइड क्या है, सहसंयोजक है, कोवलेंट कंपाउंड है। बात समझ में आ रही क्यों? ठीक है। ये चलो, अब आपको बोला गया कि आप आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बंध सामर्थ्य और आयनिक लक्षण का निर्धारण करो। बातें अलग अलग है ना। देखो, आयनिक ज्यादा है कि सहसंयोजक ज्यादा है, एक चीज है। सामर्थ्य, मजबूती कितनी है, तो आप बताओगे अच्छा भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम कहेंगे आयनिक बंध सामर्थ्य, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब आयनिक बंध तो मान लो 4 है, चारों आयनिक है। अब ऐसा कोवलेंट का झंझट मत पालो, चारों आयनिक है, कम ज्यादा छोड़ दो। मजबूत कौन है, तो आयनिक बंध सामर्थ्य का निर्धारण, तो हम कहेंगे भी देखो बंध सामर्थ्य मतलब मजबूती, मतलब धनायन ऋणायन के बीच में आकर्षण, है ना। तो बंध सामर्थ्य का डिटर्मिनेशन, निर्धारण हम करेंगे कूलम फोर्स से, कूलम आकर्षण बल। ठीक है, कूलम फोर्स से करते हैं, कूलम आकर्षण बल से करते हैं। अब ये क्या है, तो भी क्लास 12th में पहला ही चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कभी भी प्लस और माइनस दो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण, उनके आवेश के समानुपाती और उनके बीच में जो दूरी है, तो हमारे पास तो एक धनायन है, एक ऋणायन है ना। तो दूरी के वर्गमूल, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर के इनवर्सली, है ना, ये वर्ग के इनवर्सली, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर मुझे आयनिक कैरेक्टर डिसाइड करना है तो मैं ऐसे डिसाइड करूंगी कि Q1 Q2 अपॉन R कैटायन और R एनायन का स्क्वायर। आई बस, मतलब आपको एक कंपाउंड दे दिया, प्लस और माइनस के बीच की दूरी निकाल, ठीक है ना। अब प्लस और माइनस के बीच की दूरी तुम आराम से निकाल सकते हो, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ही रखा है, कौन कहाँ पे, उसके हिसाब से डिसाइड करो। अब आयनिक लक्षण कैसे डिसाइड करोगे कि भाई ज़्यादा आयनिक है, कम आयनिक है, तो तुम बोलो उसको कि भाई आयनिक लक्षण जो है वो हम सिर्फ ध्रुवण से निर्धारित करेंगे, और ध्रुवण कम होता है कि ज़्यादा होता है वो हमें फायन का नियम बता देता है। तो आयनिक लक्षण का निर्धारण, हाउ विल यू डिटरमाइन आयनिक कैरेक्टर, है ना। ज़्यादा आयनिक है कि कम आयनिक है, मजबूत मजबूत से हमें कोई मतलब नहीं है, तो बोलो कम आयनिक है कि ज़्यादा आयनिक है, सहसंयोजक ज़्यादा है कि आयनिक ज़्यादा है। तो हम कहेंगे अच्छा अगर ऐसा करना है तो फिर फेजान्स लॉ लगाओ। तो हम फायन का नियम, फेजान्स लॉ से डिसाइड करते हैं। आयोनिक कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन हम फेजान्स लॉ से करेंगे और स्ट्रेंथ को हम कूलम फोर्स से डिसाइड करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। कॉमन चीज पकड़ लो तो हम कहेंगे कॉमन चीज क्लोराइड है, छोड़ो। अब सोडियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबीडियम और उससे बड़ा सीजियम, मतलब लेफ्ट टू राइट धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी ये तो बढ़ रही है। ऋणायन सही में तो क्या हुआ, धनायन तो बड़ा है, तो धनायन बड़ा है तो नाभिक से लेके नाभिक के बीच की दूरी, बंध लंबाई तो मैं करी वो तो बढ़ रही। अब आपने क्या बोला था कि भाई आयनिक बंध, मजबूती, स्ट्रेंथ जो है वो हम कूलम फोर्स से डिसाइड करेंगे। कूलम फोर्स आपको पहले ही बोल चुका है। अच्छा, दूरी देख लो, दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा, दूरी ज्यादा होगी ना, है ना। डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एनायन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो हम कहें हाँ दूरी तो बढ़ रही है, दूरी तो बढ़ रही है, आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम। मतलब आयनिक बंध का सामर्थ्य, तो आकर्षण कम हो गया तो सामर्थ्य तो कम हो गया। तो आपसे पूछा आयनिक बंध का सामर्थ्य बताओ, है ना, तो हम कहेंगे सबसे मजबूत लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड, फिर रुबीडियम क्लोराइड एंड फाइनली इट विल बी सीजियम क्लोराइड। मजबूती की बात करोगे तो ऐसे चलेगा। ठीक, अब तो आप ये बताओ कि भाई ज्यादा आयनिक कौन है और ज्यादा सहसंयोजक कौन है, मजबूती मजबूती से लेना देना नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा ये तो हमें फायन के नियम से पता चलेगा। फायन क्या कहता है कि भाई छोटा धनायन बड़ा ऋणायन, तो मैं कहूँगी लेफ्ट टू राइट जाओ तो ऋणायन तो बड़ा हो रहा है, सॉरी छोटा धनायन बड़ा ऋणायन, लेकिन यहाँ तो बड़ा धनायन हो रहा है, ऋणायन तो बड़ा नहीं हो रहा है, ऋणायन तो सेम है ना, है ना। कैटायन का साइज बढ़ रहा है, लिथियम से बड़ा धनायन सोडियम, सोडियम से बड़ा धनायन पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। तो मैं कह रही हूँ हाँ भाई धनायन का आकार बढ़ रहा है।
अब धनायन का आकार बढ़ रहा है तो मुझे तो सहसंयोजक के लिए छोटा धनायन चाहिए था, सहसंयोजक के लिए छोटा धनायन चाहिए। तुम तो कह रहे हो नहीं धनायन का आकार तो बढ़ रहा है, तो फिर सहसंयोजक तो नहीं बढ़ा, आयनिक गुण बढ़ेगा। धनायन जितना छोटा होगा सहसंयोजक होगा, धनायन बड़ा होगा तो आयनिक होगा। तो मैं कहूँगी भाई तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर तो तुम कहोगे लिथियम क्लोराइड से बढ़िया आयनिक कैरेक्टर सोडियम क्लोराइड, इससे बढ़िया पोटेशियम क्लोराइड, फिर रुबीडियम क्लोराइड और फाइनली सीजियम क्लोराइड। सर्वाधिक आयनिक लक्षण की बात करो तो सीजियम क्लोराइड। तो अगर मैं कह दूँ लिथियम क्लोराइड आयनिक है, सीजियम क्लोराइड ज़्यादा आयनिक है, तो बिल्कुल ऐसा कह दूँ लिथियम क्लोराइड सहसंयोजक है, उसके सामने वो आयनिक है, तब भी सही। आई बात समझ में? सोडियम क्लोराइड आयनिक है लेकिन उससे ज़्यादा आयनिक कौन है? सीजियम क्लोराइड, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर हमारा डिसाइड होगा किससे? तो हम कहेंगे फायान के नियम से, फेजान्स लॉ। तो फेजान ने कहा छोटा धनायन सहसंयोजक, बड़ा धनायन आयनिक, है ना। सामर्थ्य किससे डिसाइड होगा? तो हम कहेंगे कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम आकर्षण बल से, है ना। तो कूलम क्या कहता है? डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, दो आयनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो सीजियम क्लोराइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उसकी मजबूती कम है। मजबूती तो आपके लिथियम क्लोराइड की ज़्यादा है। आ गई बात समझ में? उलझोगे तो नहीं ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जो चीज़ आयनिक है वो कोवलेंट है ना। 100% आयनिक मिल नहीं रहा, क्या करें? 100% कोवलेंट भी नहीं होता, भले आप कह दो अध्रुवीय, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं ना भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपको कहें तो 100% कोवलेंट है नहीं, ये भी 99.8%, 99% कोवलेंट हो सकता है, 100% नहीं, क्योंकि आपने कहा इलेक्ट्रॉन साझा करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन साझा करके आपने बॉन्ड बना लिया, रुका हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन? रुका हुआ नहीं, ऑसिलेट कर रहा है। तो जो चीज़ लगातार घूम रही है, मुझे क्या पता एग्जैक्ट बीच में घूमे, हो सकता है कभी इधर कभी उधर, ऐसे। तो 100% हम नहीं मानते हैं जनरली, ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये आपका फेजान्स लॉ, फायान नियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बचा है फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। फॉर्मेलिटी करनी है, अदरवाइज जो कंपाउंड के ऊपर चार्ज दिया वो तो दिया ही है ना। तो फॉर्मल चार्ज निकालना कैसे? देखो, किसी भी एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकालोगे पहले उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो, है ना। कोई भी तत्व के बाह्यतम कोश में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो 6 है, 7 है, 8 है, जो भी, अब उसमें से कुछ तो वो साझा करेगा, ठीक है। तो साझित इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो साझा करेगा तो साझे में देख खुद का एक दूसरे का है ना, 2 हो गए ना भाई, खुद का 1 है तो सामने वाले का भी 1 है, तो साझित इलेक्ट्रॉन को मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि खुद के ही माइनस करने, दूसरे के तो माइनस नहीं करने। तो ठीक है, जितने भी साझा किए वो मैंने माइनस कर दी, और जो बचे हुए हैं वो भी माइनस कर दो, बाहर माइनस है, तो साझित और असाझित सब जोड़ दो और माइनस कर दो बाह्यतम कोश में से। फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बच गया, चार्ज बच गया, तो फॉर्मल चार्ज है, अदरवाइज 0। देखो कैसे, मान लो मैं तुम्हें कहूँ ओजोन, ओजोन में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का फॉर्मल चार्ज निकालो, ठीक है। एक सिखाऊंगी, अपने आप करना है तुम्हें, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओजोन में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। हम डिसाइड कर लेते भाई ओजोन में, ओजोन का फॉर्मूला तो है ना O3, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा चलो O3 है ओजोन, है ना, ओजोन मतलब O3। अब O3 में तुम कहोगे भाई ओजोन में ये डबल बॉन्ड हो, इधर बना देती हूँ, डबल बॉन्ड हो, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उपसंयोजक बन से खैर। अब देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में वैसे 6 है, 6 में से तुम कह रहे हो 2 का तो साझा कर लिया, ठीक है, ये साझा कर लिया 2 का, है ना। अब एक इसको दान दे दिया, तो इसके पास तो एक ही बचा ना पेयर। बात समझ में आ रही? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से देखो 2 तो बॉन्ड बना लिए, 2 तो साझे में गए, 2 डोनेशन में चले गए, तो पीछे तो एक ही बचा ना, है ना। और इसको भी मान लो ऐसे बना दिया ये कि भाई देखो डोनेट कर दिया मैंने, एक लोन पे लिखा है, इसका मतलब एक चला गया, है ना। एग्जामिनर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के नहीं देगा, क्योंकि वो आपको बता देगा ना, फिर तो मतलब ही क्या है, तो ऐसे बना के देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब वैसे देखो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, तो हम कहेंगे 2 होते हैं, लेकिन इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरे पास तो 6 के 6 पड़े हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड आया है ये तो मेरे पास दान में आया है, ऐसे इसने मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर दान किया, तो इसके 2 लोन पेयर के चक्कर में अब 1 हो गया, एक तो डोनेशन में चला गया, और ये कहेंगे 2 डोनेशन में आए ना, तो ये 2 है ना, और मेरे तो खुद के कितने थे, तो खुद के इसके पास पड़े हैं, ठीक है ना। 6 बना दूँ ना, हाँ, तो मैंने ऑक्सीजन के 6 के 6 पेयर जो है वो बना दी, ठीक है। अब क्या करें,
ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6। तो मैं इधर क्या करूँ, 2 लोन पेयर होते हैं, हाँ मैंने 3 बनाए ना, ठीक है ना, सही। अब देखो मान लो मैंने कहा इसको ऑक्सीजन फर्स्ट, इसको मैंने कहा ऑक्सीजन सेकेंड, और यहाँ मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन थर्ड, ठीक है। ऑक्सीजन फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज निकालो, तो मैं कहूँगी देखो इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, तो बाह्यतम कोश में तो 6 ही होते हैं। साझा कितने करें, तो साझे में 4, लेकिन साझे वाले इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्लस असहभाजित लोन पेयर कितने हैं, 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ठीक है। तो मैं कहूँगी इस ऑक्सीजन का तो फॉर्मल चार्ज मुझे नजर आ ही नहीं रहा, तो कैसे आएगा, डबल बॉन्ड है ना, शेयरिंग है, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन सेकंड में आओ, है ना, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूँगी 6, ठीक है। साझे में कितने गए, तो मैं कहूँगी देखो साझे में इसके गए कितने, 4, और इसको भी साझा ही मान लो, उपसहसंयोजक बंध पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सहसंयोजक बंध का प्रकार, तो मैं कहूँगी साझे में इसके गए 6, ठीक है, डिवाइड बाय 2, क्लियर। और बचे कितने हैं, तो मैं कहूँगी बचे इसके पास है 1 पेयर मतलब 2, ठीक है। तो अब तुम देखो इसका फॉर्मल चार्ज आएगा 1 प्लस का, तो ठीक है, उपसहसंयोजक बंध में जो डोनेट करता है वो +1 और जो एक्सेप्ट करता है वो -1, डायरेक्ट ही कर लेते। अब उधर चलते हैं ऑक्सीजन 3 में, O3 का फॉर्मल चार्ज बताओ, तो मैं कहूँगी देखो बाह्यतम कोश में तो 6, साझा इसने 2 का करा है ना, इसको भी गिनेंगे ना, साझे में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और असहभाजित तो इसके खुद के तो यूं के यूं पड़े, जो बाह्यतम कोश में थे वो तो इसके यूं के यूं पड़े हैं, है ना, तो इसका फॉर्मल चार्ज आएगा -1, ठीक है। तो ये 0, ये +1, ये -1। और वैसे भी तुम याद रखो कि देखो जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब तुम्हें समझ में आ जाए, तो जो दाता परमाणु है वो +1 और जो ग्राही परमाणु है वो -1, तो मेरी माता बच्चे करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब न्यूट्रल है ना, बाकी सबका फॉर्मल चार्ज न्यूट्रल, किसी का भी निकाल सकते हो। जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आए, जो डोनर एटम है वो +1 कर दो और जो एक्सेप्टर है उसको -1 कर दो, परेशान हो ही मत, ठीक है ना। अदरवाइज ऐसा स्ट्रक्चर बना के निकाल दो, फॉर्मूले से निकाल दो, आंसर तो वही आना है, क्लियर है। तो ये आपका एक टॉपिक था छोटा सा, फॉर्मल चार्ज। अब एक और एग्जांपल देते हैं, तो मैं कह रही नाइट्रिक अम्ल में निकालो, नाइट्रिक अम्ल में प्रत्येक परमाणु पे औपचारिक आवेश, ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो। अब नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, अब HNO3 का स्ट्रक्चर देखो, HON डबल बॉन्ड, और ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। अब मुझे सबका देखना ही नहीं है, मुझे पता है ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये +1 है और ये -1 है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं भाई निकालो, तो ठीक है, आप पूरा इसको स्ट्रक्चर समझाओ। देखो HON डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन अगर 2 बंध बना लेता है तो इसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं, 2 शेयरिंग में चले गए, है ना। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, लेकिन इसने अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, है ना। यहाँ बना लेते हैं HON डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो इधर 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 2। नाइट्रोजन पे तुम्हें पता है 1 लोन पेयर होता है, लेकिन दान दिया है ना इस ऑक्सीजन को, तो ठीक है दान दे दिया, तो ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरे तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मेरे तो पड़े और आपने डोनेट किया तो आप देख लो, ठीक है। अब हम फिर से नंबरिंग कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 3, है ना। तो पहले हम निकालते हैं H का फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 है ना, साझा कितने का हुआ, तो हम कहेंगे 2, लेकिन साझे में आधा आपका, आधा तो दूसरे का, ठीक है। और अनशेयर्ड तो उसके पास तो कुछ है नहीं, तो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है ना। ये मैं पहले बता देती हूँ, ये 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये +1 आएगा और ये -1 आएगा, नहीं तो बच्चे करनी नहीं है, करनी है तो कर लो, है ना। अब देखो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, ये वाले ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज, ठीक है। बाह्यतम कोश में कितने, 6, साझे में कितने गए, लेफ्ट और राइट 2 साझा कर रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, लेकिन 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर अनशेयर्ड कितने बच्चे हैं, तो मैं कहूँगी 4 पड़े ना इसके पास, ये रहे, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, तो मैं कहूँगी यहाँ पे भी आंसर आया 0, वैसे ही पता था। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब बाह्यतम कोश में नाइट्रोजन के कितने, 5, साझा कितने का किया, तो भाई 2 का साझा तो इधर किया, 2 का साझा इधर किया और 4 का साझा इधर किया, 4 बॉन्ड बना लिए कुल मिला के, 8 डिवाइड बाय 4,
बचा कितना, तो मैं कहूँगी नहीं बचा तो कुछ भी नहीं, 8 डिवाइड बाय 2, सॉरी 2 से डिवाइड करो, है ना, तो बचा कुछ तो कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे अब इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, +1, ठीक है, +1 हमने निकाला था। अब O सेकेंड का निकाल दो, O सेकेंड का फॉर्मल चार्ज, O सेकेंड कौन सा, ये ना, तो देखो ऑक्सीजन के आयतन कोश में कितने, 6, क्लियर। फिर ये ऑक्सीजन कहेगा कि भाई आपने शेयरिंग की, हाँ हमने 2 की शेयरिंग की है, तो 2/2, लेकिन हमारे आंसर हमारे खुद के पास ही पड़े हैं और वो है 6, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया, अभी आंसर कितना हो गया, -1, बस इसका वापस 0 आ जाएगा, फाइंड कर लेना, क्लियर है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश, है ना। ये आप ओजोन, ये तो हमने कर लिया, ओजोन में औपचारिक आवेश ये तो हमने पहले ही कर लिया था, आपको सिखाया था जब, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेजोनेंस, अनुनाद। अब ये अनुनाद क्या है, तो देखो अनुनाद मतलब अगर सीधा सीधा बोला जाए तो अनुनाद मतलब मुझे पाई बॉन्ड तो चाहिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब भी मुझे अनुनाद समझाना होगा तो मैं कहूँगी पाई बॉन्ड तो लाओ, तभी अनुनाद समझा सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण, है ना, डीलोकेलाइजेशन। अब ये क्या होता है, तो देखो लोकेलाइज्ड मतलब आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, घर जाते हो, किसी की कोई फ्रेंड है ना, तो पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग है तो वो अपनी जगह पे खड़ी है ना, आपका स्कूल का बिल्डिंग अपनी जगह पे है, कोचिंग का बिल्डिंग अपनी जगह पे है, तो वो चीज़ है लोकेलाइज्ड, अपनी जगह पे होना मतलब लोकेलाइज्ड। लेकिन अब आप स्कूल जाते हो, बाहर मान लो आइसक्रीम वाला है ना, आप मान लो कोचिंग क्लास में गए, वहाँ मान लो बाहर पानी पूरी वाला, ठीक है, तो वो आज है, कल इधर उधर हो गया, परसों है मतलब कहीं और चला गया, तो वो अपनी जगह पे नहीं। तो जो अपनी जगह से मूव करता जाता है उसको बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड, है ना। तो जैसे सिंगल बॉन्ड बना दिया, सिग्मा वो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो कि कमजोर होता है उसके पास फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, वो घूम पाए, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम सकता है, सिग्मा नहीं घूम सकता है, ठीक है। सिग्मा मतलब मेरा यहाँ कहने का मतलब वो फ्री रोटेशन से नहीं, घूमना मतलब डीलोकेलाइज्ड, जगह बदलना, है ना। कैसे, जैसे मान लो देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ बेंजीन है, तो बेंजीन में 6 कार्बन है ना, और आपने कहा ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझो, आपने कहा बेंजीन में 6 कार्बन है, ठीक है, मैंने 6 की 6 कार्बन बना दी, सबके पास एक एक हाइड्रोजन वो भी बना दिया। डबल बॉन्ड मतलब sp2 संकरण, क्या भाई डबल बॉन्ड मतलब, तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड मतलब sp2 संकरण, इसमें क्या सोचेगा। तो जब प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित है मतलब हर कार्बन के पास एक पी कक्षक तो खाली पड़ा है विद इलेक्ट्रॉन, खाली इन द सेंस एक इलेक्ट्रॉन के साथ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हम कहेंगे हाँ ये चीज़ तो है ना, ये चीज़ तो मैं एक बार और बना सकती हूँ। हर कार्बन के पास बेंजीन में एक पी ऑर्बिटल पड़ा है ना, और वो अपना पाई बॉन्ड बनाने को तैयार है, ठीक है। अब तुम सोचो मैंने इसको बोला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। अब हमने कहा चलो ठीक है पाई बॉन्ड बनाओ, तो 1 2 ने पाई बॉन्ड बना लिया, ये लोग ओवरलैप हो गए। 3 4 ने भी पाई बॉन्ड बना लिया, ये लोग ओवरलैप हो गए। और 5 6 ने बना लिया, ठीक है, तकलीफ क्या है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था 1 6 में पाई बॉन्ड बनता, है ना, 4 और 5 में पाई बॉन्ड बनता, और 2 और 3 में पाई बॉन्ड बनता, ठीक। तो वैसे भी भाई आप कोई पक्की दीवार थोड़ी ना बना रहे हो जो बन गई और टूटेगी नहीं, है ना। ये तो कक्षकों का अति व्यापन है, अगर ये इससे अति व्यापित होता है तो ठीक है, ये नहीं मिला तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे। तो ये जो बॉन्ड है सिग्मा बन गया, वो बन गया, उसमें हमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो आपका पाई बॉन्ड है, कभी तो आप कह रहे हो यहाँ है, कभी कह रहे हो यहाँ है, कभी कह रहे हो यहाँ है, कभी कह रहे हो यहाँ है, मतलब पूरी रिंग में क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ बेंजीन की मैंने ये संरचना बनाई थी, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड लगा दिए तो वो भी तो करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ओवरलैप तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है ना। अब इधर भी, और ये घूमता रहता है, कभी इधर ओवरलैप हुआ, कभी इधर हुआ, कभी इधर हुआ, कंटिन्यू चलता रहता है। एनर्जी लॉस, अनुनाद ऊर्जा ह्रास लाता है, एनर्जी लॉस लेके आता है। तो हम कहेंगे ये आपस में बदलते रहते हैं, कभी इसके साथ ओवरलैप हुआ, कभी इसके साथ ओवरलैप हुआ, मतलब ये इसमें बदलता रहता है ना। तो ओवरऑल मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई एक टाइम पे कहाँ है, तो मैं कहूँगी जो चीज़ घुमक्कड़ है वो क्या एक टाइम पे रहेगी नहीं,
है ना। जैसे मान लो आपका आइसक्रीम वाला है, वो बाहर खड़ा नहीं रह सकता, वो घूमता रहता है, तो उसकी कॉलोनी फिक्स समय में घूमता रहता है, मैं पकड़ नहीं पाता हूँ, ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी टाइम 2 बजे यहाँ था, 3 बजे यहाँ था, 4 बजे यहाँ था, ऐसे, है ना। तो ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है। अब ये आप कैसे कह सकते हो ऐसा हुआ, पक्का बॉन्ड क्यों नहीं? तो हम कहते देखो, मान लेते कि भाई ये पक्का बॉन्ड अगर होता तो मेरे पास 2 बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, है ना। मेरे पास बेंजीन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 3 बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है ना। ये लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड, और डबल भी 3 होनी चाहिए थी। तो अगर मैं एकल बंध लंबाई की बात करूं तो वो हमारी 154 पिकोमीटर होती है, और डबल बॉन्ड की बात करूं तो वो 134 पिकोमीटर होती है ना। और थोड़ा बहुत चलो मान लो चेंज भी आया, sp2 है ना, sp2 संकरित कार्बन है, बीच में सिंगल बॉन्ड है 19-20, वो सब मान लेती हूँ। तो सारी बंध लंबाइयाँ अलग तो होती, सिंगल बॉन्ड की अलग आती, डबल की तो अलग आती, मतलब 3 सेम आती, 3 अलग आती, ऐसे तो आती, 2 तरह की बॉन्ड लेंथ तो होती। लेकिन बेंजीन में प्रत्येक कार्बन बंध लंबाई, प्रत्येक सी बंध लंबाई, आप चाहे वो डबल बॉन्ड कह रहे हो चाहे सिंगल बॉन्ड कह रहे हो, वो सेम है, और वो है 139 पिकोमीटर, मतलब सिंगल से तो छोटा है, यानी सिंगल बॉन्ड तो कहीं है ही नहीं, घूम रहा है ना, तो सिंगल तो कहीं नहीं है, डबल तो हर जगह दिखेगा, है ना। लेकिन डबल से बड़ा है, क्योंकि प्रॉपर डबल बॉन्ड नहीं, रुका हुआ डबल बॉन्ड थोड़ी देर रुका होता तो 134 होती ना। तो हम कह रहे हैं बीच की स्थिति है, सिंगल से छोटा आएगा, डबल से बड़ा आएगा हर बार। तो ये तो तभी हो सकता है जब आपका पाई बॉन्ड घूम रहा है, तो हम तो कब से चिल्ला के कह रहे देखो पाई बॉन्ड घूमता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण जो है उसे जनरल हम कहते हैं अनुनाद। ठीक है, हम ऐसे भी लिखते हैं कि भाई अब मुझे बेंजीन के सारे गुण समझाने, है ना। भाई बेंजीन में अगर मैं देखूं 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लगा दूं सारी, बेंजीन टूट जाना चाहिए। लेकिन मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ज़्यादा क्यों, जो हमने काउंटिंग की है ना भाई आपके, ठीक है, अपन करते हैं थर्मोडायनामिक्स में कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध वियोजन ऊर्जा इतनी है, डबल बॉन्ड की बंध वियोजन ऊर्जा इतनी है, CH बंध की वियोजन ऊर्जा इतनी है, तो मैं आपको सारा डेटा गिन के सारी एनर्जी दे देती हूँ, इतनी कर लो। तो अगर नहीं, जो दे रहे हो कम पड़ रही है, ज़्यादा दो, तो ज़्यादा क्यों दूँ, ऐसा क्या घटना लाए, तो हम कहेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, अतिरिक्त स्थायित्व है। अब अतिरिक्त स्थायित्व कहाँ से लाया भाई तू, तो अतिरिक्त स्थायित्व आएगा, ये इस पे बदल रहे हैं ना, एनर्जी लॉस हो गया तो वापस दो तो टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। आई बात समझ में। तो अनुनाद क्या है, तो मैं कहूँगी भाई जब एक कंपाउंड के सारे कैरेक्टर को मैं किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकती, है ना, कि मुझे बेंजीन कैरेक्टर समझाना है तो मैं सिर्फ ये बना दूँ तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इससे तो मुझे लग रहा है बंध लंबाई अलग अलग आनी चाहिए, तो मैं कहूँ ये भी सही है, ये भी सही है, और मुझे बीच की स्ट्रक्चर बतानी पड़े। तो अगर किसी कंपाउंड के सारे कैरेक्टर्स को, सभी गुणों को किसी एक संरचना से एक्सप्लेन ना कर पाए, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं, तो उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक बीच की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये, है ना, जो आपको बताया कि हमें देखो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, अनुनादी संकर, है ना, एक मध्यवर्ती संरचना जो इनके बीच की होती है। तो यहाँ देख के लग रहा है कि अच्छा पाई बॉन्ड जो है वो पूरी विंग में, ऐसा थोड़ा है, पाई बॉन्ड तो 3 जगह ही होगा, है ना, या तो 1 2 3 4 और 5 6 के बीच में होगा, या फिर 1 6 4 5 और 2 3 के बीच में होगा, पर कहाँ है वो पकड़ में नहीं आ रहा है ना। तो हम कह रहे अच्छा ठीक है घूम रहे हैं, क्योंकि बदलते जाते हैं ऐसे। तो बीच की संरचना हाईली अनस्टेबल है, आपको लगे बहुत स्थायी है, नहीं, ये न्यूनतम स्थायी तो है ही नहीं भाई। आप अपने घर में 2 रूम के बीच में घूम रहे हो, या तो इधर हो या इधर हो, है ना, तो आप घूमते रहे तो इतना घूमते रहे तो आपको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन भाई एक बार में तो तुम एक ही जगह होगे ना, 2 जगह कैसे पॉसिबल होगे, बॉन्ड तो 3 ही है, डबल बॉन्ड तो होंगे तो 3 जगह, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे, तो हम डॉट डॉट बना रहे, हाँ भाई देखो ये यहाँ इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, 2 में से एक जगह मिलेगा। आई बात समझ में। तो वो अनुनादी संकर के मैंने डॉट डॉट बना दिया मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन ये लीस्ट स्टेबल है, ये हाई, बच्चे इसको हाईली स्टेबल बोल देते हैं, तो गलत है। अनुनादी संरचना, अनुनादी संकर न्यूनतम स्थायी होता है। स्ट्रक्चर स्टेबल, या तो ये स्टेबल है, यहाँ ये स्टेबल है, ये बीच का स्ट्रक्चर है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अनुनाद क्या है, तो हम कहेंगे अगर हम कोई भी यौगिक के सारी प्रॉपर्टीज को, सभी गुणों को किसी एक संरचना से नहीं समझा पा रहे, तो हमें उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने, इन बहुत सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस परिघटना को हम कहते हैं अनुनाद, और इन संरचनाओं का जो मध्यवर्ती है ना, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, वो है अनुनादी संकर। लेकिन अनुनादी संकर क्या है, तो भाई ये हाईली अनस्टेबल है। ठीक है भाई, अनुनादी संकर अत्यधिक अस्थायी होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक,
अनुनाद हो गया, आपको समझ में आ गया अनुनाद। अब मान लो तुम्हें कहे कि नहीं आप ऐसा करो, कार्बोनेट आयन में अनुनाद बताओ, एक्सप्लेन करो, कार्बोनेट आयन में अनुनाद। ठीक है, तब वो टेंशन नहीं करना, अनुनाद अपन ऑर्गेनिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, जीओसी की क्लासेस में तो अनुनाद बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे कम पढ़ा रही हूँ, बट ठीक है। देखो कार्बोनेट मतलब CO3-2, तो बेसिक इसका ढांचा बना दिया कि भाई हाँ ठीक है, एक कार्बन सेंटर में 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब अनुनाद कब होगा, जब पाई बॉन्ड होगा, तो मैं कहूँगी पाई बॉन्ड तो है, पाई बॉन्ड आपका मोबाइल है, बिल्कुल ये यहाँ टूट जाएगा। अब हर बार ध्यान रखना है बच्चे, ये अगर बॉन्ड है, ये जहाँ टूटता है, जहाँ तीर है वो नेगेटिव और जहाँ टेल है वो पॉजिटिव, बस इतनी बात पकड़ लो, जहाँ तीर है वो नेगेटिव और जहाँ टेल है वो पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं मदद कर देता हूँ, इसमें क्या है। चलो, तो अब तुम्हारे को नया स्ट्रक्चर मिलेगा, और वो नया स्ट्रक्चर क्या है, तो हम कहेंगे देखो C, इस बार ये O नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड और ये O नेगेटिव, बात तो ठीक है। फिर तो मैं कहूँगी मान लो ये यहाँ टूट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस बार ये मदद करने पहुँच जाएगा, तो हम कहेंगे इस बार ऐसा स्ट्रक्चर मिला, देखो ये O तो नेगेटिव, ये O भी नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड हो। क्लियर? तो पाई बॉन्ड घूम गया, अभी तो ऊपर था, अभी राइट में है, अभी लेफ्ट में है, बात समझ में आ रही है ना। तो पाई बॉन्ड घूमने को ही तो हम अनुनाद कहते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँगी नहीं तुम तो अनुनादी संकर बना दो, तो बना दो आप इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ करके अनुनादी संकर बनाओ। तुम कहोगे देखो एटम्स, अनुनाद की पहली बात है एटम्स को अपनी जगह से नहीं हिलाना है, परमाणु अपनी जगह पे रहेंगे, इनको अपनी जगह से नहीं हिलाना है। आपको बताना देखो आंशिक द्विबंध यहाँ है, आंशिक यहाँ है, क्योंकि मुझे एक बार तो डबल बॉन्ड यहाँ दिखा, एक बार इधर दिखा और एक बार इधर दिखा, तो मैं कहूँगी तीनों जगह था, घूम रहा है। ठीक है, अब देखो चार्ज तो -2 था ना बेटा, एक चार्ज इधर है एक चार्ज इधर है, तो चार्ज तो -2 था ना, तो हम कहेंगे -2 है तो क्या होगा, घूम तो 3 के बीच में था, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो 2 चीज़ों को 3 के बीच में बांटोगे तो प्रत्येक को 2/3 मिलेगा। तो यहाँ चार्ज है -2/3 डेल्टा, यहाँ पे भी माइनस का 2/3 डेल्टा और ये भी माइनस का 2/3 डेल्टा। तो ये है आपका अनुनादी संकर। अब आपको पूछ ले मान लो ज़्यादा ही कि आप तो ऐसा करो बंद क्रम बताओ, है ना, आप ऐसा करो आप कार्बोनेट में बंद क्रम बताओ, तो हम कहेंगे बंद क्रम, तो बंद कितने, देखो बंदों की संख्या 2, 3 और 4, टोटल बंद तो 4 है ना, एक डबल बॉन्ड है 2 सिंगल है, कहीं भी चले जाओ, एक डबल बॉन्ड है 2 सिंगल बॉन्ड है, तो बंद क्रम मतलब बंदों की संख्या, है ना, क्योंकि देखो बीच की स्ट्रक्चर आ गई ना, बॉन्ड घूम रहा है तो प्रत्येक को सिंगल तो नहीं मिला और प्रत्येक को डबल भी तो नहीं मिला, तो 1 और 2 के बीच में है, पर 1 और 2 के बीच में एग्जैक्ट कितना है, तो हम कहेंगे बंधों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम्स, है ना, साइड पार्श्व परमाणु की संख्या। वो बंध कितने के बीच में बढ़ रहा है वो देख लो, पार्श्व परमाणु की संख्या। तो मैं कहूँगी कार्बोनेट में बंध तो टोटल 4 है, 1 डबल और 2 सिंगल, और वो बढ़ रहा 3 के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.33 है ना, इस तरह से फाइंड करना। अब तुम किसी को भी कर सकते हो, फॉस्फेट में पूछे, सल्फेट में पूछे, एक बार प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दो, पाई बॉन्ड घुमा दो, मान लो SO4-2, तो SO4-2 में एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है ना, 2 भी क्या दो डबल बॉन्ड है, SO4 है ना, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, O- और O-, ठीक है, तो टोटल बॉन्ड कितने 4, 2 तो डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, और बटेगा कितने, तो साइड आइटम 4 है, तो 6/4 उसका बंद क्रम। ऐसे तुम्हें फाइंड करना है, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एक बार बता देती हूँ, देखो आइडिया, SO4-2 की बात आए, अपने आप बनाना अनुनादी संरचना है, आइडिया दे देती हूँ, देखो S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, फिर O- और O-, और दिमाग लगाते जाना कि भाई अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ स्प्लिट कर दूँ तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मदद करने पहुँच जाएगा। फिर आगे से आगे चलो, अगर मैं कहूँगी चलो बंद क्रम बताओ, तो बंद क्रम जैसे कोई पूछे बेंजीन में बंद क्रम क्या है, तो 1 और 2 के बीच में, सिंगल डबल, तो 1 और 2 के बीच में ना, है ना, तो यहाँ पे भी 1 और 2 के बीच में, पर यहाँ एग्जैक्ट बताओ कितना है, तो हम कहेंगे हाँ इसमें बता सकते हैं, टोटल बंद गिनो, 2 डबल बॉन्ड यानी 4 और 2 सिंगल बॉन्ड यानी 6, साइड आइटम गिन लो तो 6 बंद को हमने 4 के बीच में बांटा है, तो 6/4, तो ये कितना हो गया 1.2 हो गया, क्या सॉरी 1.2 क्या हुआ 1.5 हो गया, है ना, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1.5। क्लियर है,
समझ में आ गया? अनुनादी संरचनाएं तुम खुद बना लोगे भाई, एक एक करके स्ट्रक्चर्स घुमानी है। ठीक है, अनुनादी संकर में क्या करोगे? तो देखो अनुनादी संकर में क्या करोगे, 4 ऑक्सीजन तो है, तुम्हें पता है सब जगह डबल बॉन्ड घूमेगा, इधर भी आया है ना, अगले स्ट्रक्चर में यहाँ आने वाला है, फिर यहाँ हर जगह है, तो सब में पार्शियल डबल बॉन्ड बना देना। अब देखो माइनस का 2 है वो 4 में बंटने वाला है, हर बार तुम्हें हर ऑक्सीजन में माइनस मिलेगा, है ना, तो माइनस का 2 है और 4 में बटेगा तो -2/4 डेल्टा, -2/4 डेल्टा, मतलब सबको आधा आधा चार्ज मिलेगा, -2/4 डेल्टा, -2/4 डेल्टा। ठीक है, ये इसका अनुनादी संकर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपके पास बंध लंबाई। अब बंध लंबाई तो समझते हो तुम, है ना, 2 परमाणु, अब चाहे वो सहसंयोजक बंध से बंधे हों चाहे आयनिक बंध से हों, उनकी अंतरनाभिकीय दूरी। ठीक है, 2 आपके निकटवर्ती परमाणु और उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, बंध लंबाई। अब बंध लंबाई जो है डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में विद्युत ऋणता है कि नहीं है, विद्युत ऋणता के अंतर के बराबर, मतलब विद्युत ऋणता के अंतर पर डिपेंड करेगी। जैसे मान लो अगर विद्युत ऋणता का अंतर ही 0 है तो बंध लंबाई निकालो, तो दोनों परमाणु है ना, जैसे मैंने आपको ये सिखाया, ये है और ये है, ठीक है, ये इनकी अंतरनाभिकीय दूरी और विद्युत ऋणता का अंतर है ही नहीं, कनेक्टेड होगा ये बिल्कुल, तो इसकी बंध क्या बोलते हैं, इसकी त्रिज्या और इसकी परमाणु त्रिज्या जोड़ दो, है ना, तो 2 परमाणुओं के मध्य अंतरनाभिकीय दूरी को बंध लंबाई कहते हैं, है ना। अगर उनके मध्य विद्युत ऋणता का अंतर 0 है तो फिर आप क्या करो, उन दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ लो, ठीक है। और मान लो विद्युत ऋणता का अंतर 0 नहीं है, तो भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये था पीरियोडिक टेबल में, तो हम कहेंगे ए की बंध लंबाई मतलब ए की परमाणु त्रिज्या और बी की परमाणु त्रिज्या -0.09 डेल्टा ई, है ना। डेल्टा ई मतलब विद्युत ऋणता का अंतर, क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर होगा तो फिर खींचाखींची चालू हो जाएगी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे, तो फिर बंध लंबाई थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपके पास बॉन्ड लेंथ का टॉपिक, है ना। अब आपके पास है बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा लिख रही हूं मैं, बंध लंबाई जो है वो 2 परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता के अंतर के बराबर होती है कि नहीं, क्योंकि आप देखो विद्युत ऋणता का अंतर जितना ज्यादा होगा तो बंध लंबाई तो माइनस कर रहे हो ना, घट रही है ना, तो 2 परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ेगा तो बंध लंबाई, तो हम कहेंगे अंतर बढ़ेगा तो बंध लंबाई जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, तो सेकंड है बंध क्रम, है ना भाई, बंध क्रम यानी बंधों की संख्या, 2 परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो देखो अभी मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ही 154, डबल बॉन्ड है तो 134 और ट्रिपल बॉन्ड है तो 120। तो तुम क्या देख रहे हो, सिंगल से छोटा डबल बॉन्ड है और डबल से छोटा ट्रिपल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है और ट्रिपल और छोटा होता है। तो आपको बताना है कि बंध लंबाई बंध क्रम के इनवर्सली, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बंध लंबाई बंध क्रम के क्या है, तो बंध लंबाई देख लो, जैसे जैसे बंध क्रम बढ़ रहा है बंध लंबाई जो है वो घट रही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, तो हम कहेंगे बंध लंबाई जो है भाई वो अनुनाद से भी प्रभावित हो जाती है। अभी तो मैंने आपको बताया था बेंजीन में, फिर बेंजीन में गड़बड़ हुई क्यों, है ना। बंध लंबाई अनुनाद से भी प्रभावित होगी, ठीक है। मतलब आपका बंध क्रम झूल रहा था ना 1 और 2 के बीच में, तो बंध लंबाई भी ऐसे है कि सिंगल से छोटी आएगी, डबल से बड़ी आएगी, है ना। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ की बात करो
और सी ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्ड लेंथ की बात, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है, और सिंगल भी ले लेती हूँ, चलो मान लो सिंगल भी ले लो, है ना। तो सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ होती है 143 पिकोमीटर, ठीक है। डबल में होती है 120 और ट्रिपल में होती है, डबल बॉन्ड में होती है 120, है ना, और ट्रिपल में होती है 113 पिकोमीटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या समस्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका दोनों तरफ डबल बॉन्ड था, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? देखो, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी अनुनाद है ना, ये आपका नेगेटिव और ये ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन प्लस और हो गया एक लोन पेयर के साथ। इसके दो लोन पेयर पहले से और एक माइनस, ऐसे भाई दो तो खुद गए और एक बॉन्ड टूट गया है ना, ऐसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, दोनों बंद लंबाई डबल बॉन्ड के हिसाब से तो ये होनी चाहिए थी, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड लेंथ कितनी 120 पिकोमीटर। लेकिन हम कहेंगे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। CO2 में बंद लंबाई जो होती है 115 पिकोमीटर। CO2 में CO बंद लंबाई, तो हमें पता था डबल से तो थोड़ी बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और एग्जैक्ट ट्रिपल आ नहीं सकती क्योंकि एग्जैक्ट ट्रिपल तो है नहीं, अनुनाद का है, बीच का स्ट्रक्चर, है ना। तो हम कहेंगे CO2 में CO बंद लंबाई डबल से तो छोटी आएगी, 120 से तो कम आएगी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाली से बड़ी आएगी, तो फिर हम कहेंगे ये है 115 पिकोमीटर, है ना। सिमिलरली ओजोन में, तो देखो ओजोन में आपके पास क्या था, तो हम कहेंगे ओजोन में O डबल बॉन्ड O था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O था, लेकिन यहाँ पे भी अनुनाद होता है ना। तो अनुनाद के कारण यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल, तो ओजोन में बंद लंबाई सिंगल बॉन्ड से तो बड़ी छोटी आएगी, क्योंकि सिंगल नहीं है, डबल है, और डबल पूरा तो है नहीं, आंशिक है ना। लेकिन दोनों बंद लंबाइयाँ समान है, ठीक है। वजह तो वजह अनुनाद, तो दोनों O बॉन्ड लेंथ, ओजोन में दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद लंबाई क्या होती है? समान होती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये है आपका बॉन्ड लेंथ, किन किन बातों पर निर्भर करती है ना। विद्युत ऋणता के अंतर के इनवर्सली बंद क्रम के, तो हम कहेंगे बंद क्रम पढ़ा था ना, सिंगल डबल ट्रिपल, तो बंद क्रम के बंद क्रम जितना ज़्यादा होगा बंद लंबाई होती कम होगी, उसके भी इनवर्सली, ठीक है। अच्छा, विद्युत ऋणता के अंतर का मैंने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा, बंद लंबाई, है ना। जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल दे दिया भाई, HF, HCl, HBr और HI, है ना। तो विद्युत ऋणता का अंतर डेल्टा EN घट रहा है, बंद लंबाई, तो बंद लंबाई बढ़ेगी, इनवर्स थी, बंद लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो ये है आपका बंद लंबाई किन किन बातों पे निर्भर करती है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे वो आपको दिया है बंद ऊर्जा, है ना। बंद ऊर्जा मतलब, तो देखो दो परमाणु मिलके अगर अणु बनाते हैं, जैसे H और H मिलके H2 बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करेंगे, तो इस ऊर्जा को मैं बॉन्ड एनर्जी कह दूं, बंद ऊर्जा, है ना। बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब मगर मुझे H2 को तोड़ना है तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। तो भाई इसको मैं उतनी ऊर्जा दूंगी जितनी मुझे मिली है, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया, तो इतनी तो मुझे देनी ही पड़ेगी, है ना। तभी तो जाके ये क्या होगा, H और H में टूटेगा। तो दो परमाणुओं को, है ना, एक अणु को परमाणुओं में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देंगे, है ना, अणु को परमाणुओं में वियोजन के लिए जो आप ऊर्जा दोगे, वो ऊर्जा भी क्या होगी, तो हम कहेंगे वियोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी बंद ऊर्जा होती है। तो अब तुमसे बंद ऊर्जा पूछे, बंद वियोजन ऊर्जा पूछे, तो टेंशन नहीं पालना, एक ही बात है, बंद ऊर्जा बंद वियोजन ऊर्जा। भाई अगर आपने दी है तो वापस उतना तो देना ही पड़ेगा ना, ऐसे। अब बंद वियोजन ऊर्जा किन किन बातों पर डिपेंड करती है ना। तो चलो अब टाइम हो रहा है, मैं फटाफट बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। सिंपल टॉपिक से बन जाएंगे आपसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो, बंद वियोजन ऊर्जा चाहे बंद ऊर्जा,
विद्युत ऋणता के अंतर के, बोलो, अगर दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर ज़्यादा है ना, प्लस माइनस खींचा खींची ज़्यादा है तो अलग करना मुश्किल है। विद्युत ऋणता के अंतर के समानुपाती, पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड, संकरण या बंध क्रम, बंध ऊर्जा, बंध क्रम। तो मुझे एक चीज बताओ, बंध क्रम मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल से ज्यादा ऊर्जा तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में दोगी, और डबल से ज्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में नहीं दोगी क्या? तो भैया बात तो सही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के इनवर्सली और बंध क्रम के क्या, तो तुम कहोगे डायरेक्टली, है ना। आगे बात समझ में। फिर अनुनाद, तो भाई अगर देखो कहीं अनुनाद है, अनुनादी संरचनाएं हैं, तो अनुनाद अगर होगा तो बंध ऊर्जा ज्यादा होगी, फिर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, स्टेबल है ना। अभी मैंने तुम्हें भी बताया था बेंजीन में अनुनाद है, तो आप सारे डेटा लाओगे, उससे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, तो अनुनाद बढ़ेगा तो भी बंध ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के तो हम कहेंगे डायरेक्टली, है ना ये। अब अगर तुमसे कहा जाए संकरण, तो संकरण वही बंध क्रम आ गया वैसे तो, पर चलो मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ संकरण, ठीक है, तो संकरण कैसा, तो संकरण में एस कैरेक्टर ढूंढो। एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, प्रतिशत एस लक्षण बढ़ेंगे। तो तुम्हें पता है एस ऑर्बिटल नाभिक के नजदीक है, नाभिक ने अगर इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लिया मतलब बंध मजबूत हो गया। तो जितने ज्यादा एस लक्षण का प्रतिशत होगा, बंध ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा, उसका बंध जो है वो मजबूत होगा। चाहे तो आप उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते थे, बात वही घूम फिर के आ जाएगी, है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है ना। अब देखो लोन पेयर मतलब आपस की लड़ाई, अगर लोन पेयर्स है तो फिर हम कहेंगे नहीं, बंध ऊर्जा कम हो जाएगी, है ना। बंध ऊर्जा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के इनवर्सली। मतलब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ना, कार्बन कार्बन, भाई कार्बन से छोटा तो नाइट्रोजन है, लेकिन कार्बन कार्बन बंध मजबूत है नाइट्रोजन से, क्योंकि यहाँ लोन पेयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध भी एक बार मजबूत हो जाएगा ऑक्सीजन से, क्योंकि लोन पेयर की संख्या बढ़ गई, और ये बॉन्ड भी एक बार मजबूत हो जाएगा फ्लोरीन से, जबकि देखो आकार घट रहा है। आपको लगेगा परमाणु बंध लंबाई और बंध वियोजन ऊर्जा तो वैसे इनवर्स थी, सबसे पहला पॉइंट मुझे वो लिखना था, है ना। बंध ऊर्जा और बंध लंबाई इनवर्स होनी चाहिए, है कि नहीं। बंध छोटा होगा तो मुझे एक चीज बताओ, बंध छोटा होगा तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। दो परमाणुओं के बीच में अगर छोटे डिस्टेंस कम है तो फिर उनको अलग करना मुश्किल है। एक छोटा धागा ले लो, एक बड़ा धागा ले लो, या एक तिनका ले लो, एक इतना ले लो, एक बड़ा ले लो। तो छोटा तिनका होगा उसको तोड़ने में जोर लगेगा, लेकिन बड़ा होगा वो तो आराम से टूट जाएगा। तो दो परमाणु अगर दूर दूर है तो वो होल्ड नहीं करेंगे, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन पास पास है तो होल्ड कर लेंगे, है ना। तो हम कहेंगे बंध लंबाई जितनी कम होगी, बंध ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर कार्बन से छोटा है ना नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन, तो हम कहेंगे नहीं, लोन पेयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बंध ऊर्जा को कम कर देगा। तो ये तो सबसे मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है इसमें टिकी है, बंध ऊर्जा कार्बन कार्बन की ज्यादा है, इसीलिए इसमें कैटिनेशन श्रृंखलन की पावर होती है ना, लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी, लंबी श्रृंखला निर्माण की, ठीक है। तो ये बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भाई सबसे पहले बंध ऊर्जा विद्युत ऋणता के अंतर के समानुपाती, बंधों की संख्या के समानुपाती, अनुनाद से एनर्जी हमेशा बढ़ती है। बंध छोटा होगा, बंध ऊर्जा ज्यादा, बंध लंबाई कम, बंध ऊर्जा ज्यादा, बंध लंबाई ज्यादा, बंध ऊर्जा कम, ठीक है। संकरण वही sp3 sp2 sp, तो संकरण से क्या आता है, सिंगल डबल ट्रिपल एस से आ जाता है, वापस यहाँ पहुंच जाओगे। नहीं तो भी आपको ऐसे ध्यान रखना है परसेंटेज एस कैरेक्टर, भाई sp3 में 1 s 3 p, तो एस कैरेक्टर तो 1/4 ही हुआ ना। sp2 में 1 s और 2 p, तो एस कैरेक्टर 1/3 हुआ, और sp में 1 s 1 p, तो 2 में 1 s है, तो एस कैरेक्टर 50% हुआ। तो जितना ज्यादा एस लक्षण का प्रतिशत बढ़ेगा, बंध ऊर्जा ज्यादा होगी, और ये तुम्हें समझ में आई है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ हमारा बॉन्ड एनर्जी वाला भी, बंध कोण वाला मैंने आपको एक टॉपिक बता रखा है पहले ही, बंध कोण किन किन बातों पे निर्भर करते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे 3 बॉन्ड पैरामीटर्स थे, ये कंप्लीट। अब छोटे छोटे अगर कोई लो पॉइंट्स रहते हैं ना कि हाँ भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, छोटे छोटे क्वेश्चंस में अटकोगे, वो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूँ, शॉर्ट्स बना बना के आपको दूँगी कि हाँ ये आपको करने हैं, और वो इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे तो आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म। हो सकता है थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया हो, है ना, या आज इतना अच्छे से लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाई जितना प्रैक्टिस रहती है, करते हैं, है ना, तो हो सकता है आज थोड़ा मुझे एफर्ट्स भी मेरे भी कम लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो फिर भी आप लाइक कर देना, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ, इनके शॉर्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।